तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर 1 का पॉइंट है वो है रिस्क मेजर एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। पहला होता है अवॉइड। कौन अवॉइड करता है? जो रिस्क नहीं लेना चाहता है। ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट के अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है मार्केट में तो उनका बेनिफिट नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, अवॉइड, टोटली अवॉइड करते हैं। ठीक है। सेकंड होते हैं, सेकंड जो होते हैं, सेकंड जो होते हैं वो टेक अ पोजीशन टू बेनिफिट फ्रॉम सम इवेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अगर इन्वेस्टर को लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट पोजीशन लेने से उनको कुछ अच्छा मार्केट में डेवलप होने वाला है। ठीक है, जैसे बॉन्ड इन्वेस्टर को लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट डाउन होने वाला है। ठीक है, तो वो सेल करते हैं शॉर्ट मैच्योरिटी बॉन्ड और इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग मैच्योरिटी। अगर उन्हें लगता है ये ऐसा समय हर बार नहीं मिलेगा, कुछ इवेंट्स या डेवलपमेंट में ही काम करते हैं। ठीक है, अगर उनके अकॉर्डिंग रेट डाउन हो जाता है तो इन्वेस्टर का जजमेंट है वो सही होता है, उनको रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, तो सम इन्वेस्टर मैनेज देयर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो यूजिंग सच स्ट्रेटजी अक्रॉस मल्टीपल असेट कैटेगरी। ठीक है, फिर होता है डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, आपको अगर किसी चीज में पूरा अच्छा बेस्ट नॉलेज है, ठीक है, बहुत सुपीरियर नॉलेज हो, ठीक है, तो आप सभी प्रोडक्ट में ऐसा जरूरी नहीं है कि आप नॉलेज बहुत अच्छा आपका हो। लेकिन एक जो कॉमन इन्वेस्टर है वो क्या करते हैं कि डाइवर्सिफाई कर लेते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उनका रिस्क भी ज्यादा रिस्क नहीं होता, और मार्केट में किसी कंपनी स्पेसिफिक या स्पेसिफिक रिस्क से वो अपने आप को बचा लेते हैं। जैसा क्या होता है कि कुछ इन्वेस्टर होते हैं जो केवल किसी एक शेयर में ही पूरा इन्वेस्टमेंट कर लिया उन्होंने। ठीक है, अगर वो कंपनी खराब निकली तो उनका पूरा इन्वेस्टमेंट खत्म हो सकता है। लेकिन कुछ चार पांच अच्छी कंपनियों में अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे क्या होता है कि रिस्क ऑफ लॉस रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो बिफोर मैनेजिंग द रिस्क, रिस्क हैव टू बी मेजर। आपको रिस्क को मेजर करना है, मेजरमेंट ऑफ क्रेडिट रिस्क। ठीक है, कैसे करते हैं? क्रेडिट रेटिंग या क्रेडिट स्प्रेड से। रिस्क रिलेटेड टू वोलेटिलिटी इन प्राइस, वो कैसे करते हैं? प्राइमरली द फ्लक्चुएशन द मार्केट इन इन्वेस्टिंग रिटर्न। ठीक है, तो ये सब चीजें अपन बहुत डिटेल में चैप्टर 10 में पढ़ने वाले हैं। ये केवल चैप्टर 1 जो है वो इंट्रोडक्टरी इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है, फिर भी यहाँ से 8 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। और जो स्टूडेंट सिंसियर रहते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जिनको बनना है, मार्केट में लंबे समय तक रहना है, तो उसके लिए उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। ठीक है, यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करना जरूरी होता है। ठीक है, केवल एग्जाम को पास करना अपना मोटिवेशन मत बनाइए, कुछ और बेस्ट करने का सोचिए, कुछ स्कोर का सोचिए कि आप कितना स्कोर कर सकते हो एग्जाम्स में। ठीक है, कितना बेस्ट नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ बिहेवियर्स होते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में, मीन्स ठीक है, तो बिहेवियर बायस क्या होता है? मीन्स इन्वेस्टर का इमोशंस। ठीक है, मोस्ट डोमिनेट इमोशन आर फियर, ग्रीड एंड होप। तीन चीजें इमोशंस होती है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा डर है मार्केट में कुछ गिर ना जाए। ग्रीड यानी कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं कि और ज्यादा रिटर्न मिल जाए। होप, होप मीन्स क्या होता है कि आपको लॉस हो रहा है लेकिन आप एक होप में हो कि नहीं ये कंपनी वापस कुछ अच्छा करेगी। ठीक है, तो इसके कुछ टाइप्स है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। पहला होता है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। ठीक है, इसमें मोस्ट पीपल्स क्या आता है, इस ये जो मैं बताने जा रहा हूं यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, इसको अच्छे से देखिएगा। मोस्ट पीपल रिलाई ऑन एग्जाम्पल और एक्सपीरियंस।
जो उनके माइंड में इमीडिएटली आता है, वाइल एनालाइजिंग द डेटा इंफॉर्मेशन एंड ऑप्शन टू चूज फ्रॉम। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक का मतलब है कि आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल या अपने एक्सपीरियंस पे ज्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है, जब भी आप डेटा इंफॉर्मेशन या ऑप्शन को एनालाइज करते हो तो अपने एग्जाम्पल और एक्सपीरियंस पे ज्यादा बिलीव करते हो। इन इन्वेस्टिंग वर्ल्ड दिस मीन दैट इनफ रिसर्च आपने नहीं किया है फॉर इवेल्युएटिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट तो कर लिया है लेकिन उसमें ज्यादा रिसर्च नहीं किया है, उसके कारण क्या होगा, आप क्रिटिकल इंफॉर्मेशंस जो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप मिस कर जाएंगे। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। फिर होता है कंफर्मेशन बायस। इन्वेस्टर की साइकोलॉजी क्या होती है कि वो कंफर्मेशन बायस है, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन की तलाश में रहते हैं कि उनका जो बिलीव और व्यू है उसको कंफर्मेशन मिल जाए। ठीक है, इसका मतलब है कि इंटरप्रेट करते हैं कि न्यू इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, और एक शॉर्टकट में बताऊं तो इन्वेस्टर पहले डिसाइड कर लेता है और अपने डिसीजन को कंफर्म करने के लिए वो एडिशनल इंफॉर्मेशन की तलाश में रहते हैं। ठीक है, कि उनको उनके व्यू के लिए कुछ सपोर्ट मिल जाए। ठीक है, फैमिलियर बायस। इंडिविजुअल टेंड टू प्रिफर द फैमिलियर ओवर द नॉवल। मीन्स कि कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है जिससे वो फैमिलियर हो। ठीक है, अगर आपको मैं बताऊं कि आप दूसरा कुछ और प्रोडक्ट यूज करिए तो आपका ये बोलने का होगा कि मैं उस प्रोडक्ट से फैमिलियर नहीं हूं। तो आप क्या है कि वहां पर जो बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है उससे आप उसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर होता है हर्ड मेंटलिटी। इसका मतलब है मैन इज सोशल एनिमल। ठीक है, बिहेवियर अपने जो हैं वो हेल्प आवर एंसेस्टर। जो हमारा बिहेवियर है वो हमारे एंसेस्टर पूर्वजों को भी होस्टाइल खराब सिचुएशन और पावरफुल एनिमल से सरवाइव करने के लिए भी हेल्प किया था। ठीक है, बट ऐसा काम अगेंस्ट वर्क करता है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में इन फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, क्योंकि वे आर सिंपली बीइंग अगेंस्ट द हर्ड दैट हैज द मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी। आपको मैं कोई अच्छी स्ट्रेटजी बता रहा हूं लेकिन आप उसके अगेंस्ट ही हो, आप ऑलवेज अगेंस्ट हो, यानी कि मैं जो बता रहा हूं आपको सुनना ही नहीं है, आप अगेंस्ट हो, तो फिर उसका कुछ नहीं कर सकते। लॉस एवर्जन का मतलब होता है कि आप 5,000 रुपए के प्रॉफिट के लिए 5,000 लूज नहीं करना चाहते। ठीक है, आपको किसी भी तरीके से लॉस को अवॉइड करना है। ठीक है, टू गेन इक्विवेलेंट गेन। ठीक है, सच बिहेवियर लीड टू पीपल स्टे अवे फ्रॉम प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज, तो इसको लॉस एवर्जन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है ओवर कॉन्फिडेंस। दिस बायस रिफर टू पर्सन ओवर कॉन्फिडेंस इन वन एबिलिटी और जजमेंट, दिस लीड वन टू बिलीव दैट वन इज फार बेटर देन अदर। ठीक है, आपका बिलीव है कि कोई एक चीज बेस्ट है देन अदर्स। ठीक है, लेकिन असलियत में उसका अपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंस का क्या मतलब है कि आपको कुछ लग रहा है कि ये बेस्ट है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बेस्ट हो। ठीक है, आपके अनुसार वो फॉर बेटर लग रहा है लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा हो, तो ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, फिर होता है रिसेंसी बायस, यानी कि कुछ रिसेंट इवेंट हुए ऑन डिसीजन मेकिंग वो आपके रॉन्ग भी हो सकते हैं। ठीक है, दिस अप्लाई इक्वली टू पॉजिटिव और निगेटिव एक्सपीरियंस। इन्वेस्टर टेंड टू एक्सट्रापोलेट द इवेंट इन द फ्यूचर एंड एक्सपेक्ट रिपीट। बियर मार्केट और फाइनेंशियल क्राइसिस लीड पीपल टू प्रीफर सेफ असेट। बियर मार्केट आता है तो क्या होता है, लोग ज्यादा से ज्यादा सेफ असेट्स में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। सेम बुल मार्केट में पीपल्स क्या करते हैं, रिस्की एसेट्स में ज्यादा से ज्यादा अपना पोर्टफोलियो को एलोकेट करते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे रिसेंट एक्सपीरियंस होते हैं जो आपके डिसीजन मेकिंग को ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है,
जैसे राइज इन प्राइस इन इक्विटी विल मेक पीपल थिंक ओनली अबाउट द फर्दर राइज, यानी कि आपको आगे, आपको बियर वीकनेस दिख ही नहीं रही है, आपको लग रहा है बस मार्केट ऊपर ही जाएगा। और फॉल होता है प्राइस तो आपको क्या लगता है, 10, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल गिर गया मार्केट तो क्या लगेगा आपको, नहीं अब तो ये गिर के जीरो ही हो जाएगा। तो इस टाइप का ये रिसेंसी बायस होते हैं, ठीक है। फिर बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं, different type of peoples and factors that influence their life also impact the manner in which they save or invest, ठीक है। The drive to save more or be regular in investing often come from the personal factor, ठीक है। तो behavior test very useful in determining or knowing the kind of personality a person has, आपकी पर्सनालिटी कैसी है उसके ऊपर भी बिलीव करता है। फिर इंटरेस्ट आपका किस में है, अगर आपको नॉलेज नहीं है फिनेंशियल और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स का, ठीक है, तो क्या होगा, आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लोगे। फिर कुछ इथिकल्स और स्टैंडर्ड और बाउंड्रीज भी होती, जैसे आपका इथिक्स कहता है कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते जो शरीर हेल्थ के लिए नुकसानदायक है या पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, ठीक है। देयर आर सम ऑफ द बायस, दिस इज नॉट द एग्जॉस्टिव लिस्ट, ठीक है। आप बायस हो सकते हो कि मैं ऐसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा जो एल्कोहल बनाती है या स्मोकिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, या ऐसे उनके प्रोडक्ट्स बनने से पर्यावरण को बहुत हानि हो रही है, ठीक है। तो एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अपने को हमेशा ये ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट का डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वो इमोशनली है किसी भी प्रोडक्ट से कि वो नहीं लेना चाहते ऐसे प्रोडक्ट जो नुकसानदायक है, तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है, उनको क्लियर बताना है। रिस्क प्रोफाइलिंग होती है, आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। 3 टाइप के लोग होते हैं, नीड टू टेक अ रिस्क, एबिलिटी टू टेक रिस्क और विलिंगनेस टू टेक अ रिस्क, ठीक है। आपकी नीड कितनी है, यानी कि कितना रिस्क ले सकते हो, कितनी एबिलिटी है और कितना चाहते हो, ठीक है, इसके ऊपर रिस्क प्रोफाइलिंग डिपेंड है। तो रिस्क प्रोफाइलिंग आपके रिस्क एपिटाइट के ऊपर डिपेंड होता है। आप ऐसे ऐसे इन्वेस्टर को प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते जो हायर रिस्क नहीं ले सकते, है ना। ऐसे हाई रिस्क प्रोडक्ट्स जो म्यूचुअल फंड में अवेलेबल है उसको आप ऐसे इन्वेस्टर्स को दे दिए जो थोड़े से लॉस में घबरा जाते हैं। तो आपको पहले इवेल्युएट करना है कि इन्वेस्टर का रिस्क एपिटाइट कितना है। तो ये 3 जो लाइन है इसको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि यहां से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो नीड टू टेक अ रिस्क अराइज व्हेन इन्वेस्टर नीड हायर रिटर्न, ठीक है, टू रीच वन गोल। एबिलिटी का मतलब आपकी फिनेंशियल एबिलिटी है कि नहीं, और इन्वेस्टमेंट हॉरिजन कैसा है, और आपकी साइकोलॉजिकल कैपेसिटी है कि नहीं कि अगर कोई बड़ा लॉस हुआ या बड़ी गिरावट मार्केट में आती है तो आप उससे अपने आप को संभाल पाते हो कि नहीं। तो ये सब चीजें डिपेंड करती है, ठीक है, रिस्क प्रोफाइलिंग में, ठीक है। फिर होता है अंडरस्टैंडिंग द असेट एलोकेशन प्रोसेस। तो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है स्ट्रेटजिक असेट एलोकेशन। स्ट्रेटजिक में क्या होता है, इज एलोकेशन अलाइन टू द फाइनेंशियल गोल ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म गोल के लिए होते हैं स्ट्रेटजिक, ठीक है। आपका जो पोर्टफोलियो डिजाइन किया गया है वो आपके गोल के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है, तो उसमें टाइम भी लगता है और पैसे भी लगते हैं, समय और रिस्क सब होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजिक होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। टेक्निकल क्या होता है कि शॉर्ट, ये अपोजिट होता है, जहां पे आपको अच्छा अवसर मिल रहा है मार्केट में आप उस तरफ अपना पोर्टफोलियो शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप एक जगह से एग्जिट लेके दूसरी जगह आप पैसे लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट ज्यादा होता है, ठीक है। इससे आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न तो हाई हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी लगेगा। हो सकता है कि आपने तो शिफ्ट कर दिया लेकिन मार्केट मार्केट क्या किया, मार्केट जिसको आप सोच रहे थे कि
वहां पे आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला, हो सकता है ना मिले, प्रोबेबिलिटी है, नहीं मिला तो क्या कर लोगे, फिर आपका लॉस है वो भी एक तरीके से। तो इसे बोलते हैं टेक्टिकल। ये शॉर्ट टाइम के लिए भी होता है ना, कि जहां पे अपने को अवसर मिला वहां पे अपन इन्वेस्टमेंट किए, फिर जहां पे और अच्छा मिला तो उधर अपन शिफ्ट हो गए। ठीक है। रीबैलेंसिंग क्या होता है? रीबैलेंसिंग, पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजिक एलोकेशन से। स्ट्रेटजिक में क्या होता है कि एक एक टाइम पीरियड, ऐसा नहीं कि डेली या मंथली अपन रीबैलेंस कर रहे हैं, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर में अपन अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक को एनालाइज करते हैं, रिसर्च करते हैं। ठीक है। और ये सब काम हम लोग नहीं करते हैं, ये फंड मैनेजर और बड़े टॉप टॉप के जो फंड मैनेजर्स होते हैं, जो बड़े पोलियो को चलाते हैं, ठीक है, हाईली टेक्निकल लोग होते हैं वो। ठीक है, उनकी एक टीम होती है, वो करती है। ठीक है, तो वो प्रॉपर रिसर्च करते हैं, और जहां उनको लग रहा है कि यहाँ रिटर्न जनरेट नहीं हो रहा है, या जहां पे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत अच्छी प्रॉफिट बन चुकी है, तो वहां से वो एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है। और नए जगह, नए नई पोजीशन वो लेते हैं जहां पे उनको लगता है, तो ये रीबैलेंसिंग का पार्ट है। ठीक है। तो मैनी प्रैक्टिशनर एडवोकेट दैट पोर्टफोलियो शुड बी रीबैलेंस टू रिस्टोर द टारगेट असेट allocation. This argument that asset allocation was divided by एनालिसिस ऑफ नीड एंड रिस्क एपेटाइट ऑफ द इन्वेस्टर। ठीक है। तो ये सबसे जरूरी है, रीबैलेंसिंग होता क्यों है, कर क्यों किया जाता है। ठीक है। जैसे रीबैलेंसिंग का एक बेनिफिट देखिएगा यहाँ पे। रीबैलेंसिंग का मतलब है कि इट मेक इन्वेस्टर बाय लो एंड सेल हाई। जैसे आपने असेट एलोकेशन किया 50-50% कैटेगरी ए और बी स्टॉक्स में। ठीक है। असेट ए ने 20% का मूवमेंट दिया, वहीं असेट बी डाउन हो गया 5%। ठीक है। तो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया था 1000 रुपीज इन बोथ केसेस। ठीक है। तो सेम आपको यहाँ पे 20% रिटर्न मिल रहा है, और नेक्स्ट जगह आपको लॉस हो रहा है 50 रुपीज का, फिर भी आपकी टोटल जो पोर्टफोलियो है वो 2150। ठीक है। तो यहाँ पे आप करंट एलोकेशन स्टैंड एट 55.81% इन ए एंड 44.19% इन बी। तो आप इसको नीड टू रीस्टोर टू 50-50, मीन्स सेलिंग द सम पार्ट इन्वेस्टमेंट इन असेट वन एंड बाइंग सम इन असेट डी। तो ये रीबैलेंसिंग होता है। ठीक है। Rebalancing approach can work very well over the year when various asset category go through many market cycle up and down. तो बहुत सारे अप एंड डाउन जब मार्केट के कोई स्टॉक देखता है, ठीक है, या कोई असेट कैटेगरी फेस कर ली रहती है, तब वो बेस्ट रिजल्ट होती है। ठीक है। With the purpose of ensuring uniformity across mutual funds, SEBI has provided the timeline for rebalancing the scheme. ठीक है। In the event of deviation, mandate asset allocation, आपको एसआईडी जो म्यूचुअल फंड आप खरीदते हैं, तो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स में आपको उसकी पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है। और ड्यू टू पैसिव ब्रीच, मैंडेट रीबैलेंसिंग पीरियड फॉर ऑल स्कीम अदर देन इंडेक्स एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज 30 बिजनेस डे। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभार पूछ सकता है। नेक्स्ट होता है ड्यू योर सेल्फ वर्सेस टेकिंग प्रोफेशनल हेल्प। आप खुद से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, खुद स्टडी कर रहे हैं, खुद डिटेल नॉलेज ले रहे हैं। ठीक है, आपको किसी फंड मैनेजर की जरूरत नहीं है वहां पे। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका जो फंड है वो मैनेज किया जाता है टीम ऑफ प्रोफेशनल नोन एज असेट मैनेजमेंट कंपनी। तो वो आपके नीड्स को अच्छे से समझते हैं, और आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड का जो प्रोडक्ट होता है वो उसको चूज करने के ऑप्शन देते हैं। ठीक है। तो विच वन ऑफ द चॉइस इज बेटर? आप खुद से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसमें आपको ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी ज्यादा है, लेकिन आप तो अकेले हैं, आपके पास कोई टीम नहीं है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहाँ टीम ऑफ प्रोफेशनल है,
जिसे अपन असेट मैनेजमेंट कंपनी भी कहते हैं, ठीक है, वो आपकी नीड्स को समझता है, आपके पूरे फिनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग वो आपको म्यूचुअल फंड का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। तो कैन वन डू जॉब, देखिए 3 क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आप खुद से कर रहे हैं तो क्या आप खुद से कर सकते हैं, डस वन वांट टू डू इट, कैन वन अफोर्ड टू आउटसोर्स, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड खुद से करने का क्या फायदा, यानी कि एज अ एएमसी से लेने का क्या फायदा है कि वहां पे आपका जो पूरा इन्वेस्टमेंट है उसे एक प्रोफेशनल टीम मैनेज करती है। और खुद से आप करते हैं तो हो सकता है कि आप कुछ इंफॉर्मेशंस को यानी कि स्किप कर जाएं, या आप उतने अपडेट ना हो जितने की उनकी प्रोफेशनल टीम्स होती है, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन है, यहां से भी एक बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर 1 को बहुत डिटेल में पढ़ने का फायदा क्या है